देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। और जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर का जो खतरा मंडरा रहा है, कई देशों में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। कोविड के मरीजों की तादाद अब हिंदुस्तान में भी बढ़ने लगी है, जिसमें लोगों में काफी ज्यादा दहशत है, डर है, और जिसके चलते लगातार एक के बाद एक कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि दरअसल जो गलती हमने पहली लहर में की कोरोना की, वही गलती हमने दूसरी लहर में की। अब तीसरी लहर को लेकर सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर तमाम लोग जागरूक हो गए हैं। मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने वाला हूं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है, टॉप रहे हैं। जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस हॉस्पिटल से लेकर निम्स यूनिवर्सिटी के आप चांसलर हैं, आप चेयरमैन हैं इस ग्रुप के, और बच्चों पर बहुत मशहूर डॉक्टर रहे हैं। यानी एक लंबे अरसे से देश के जो तमाम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके स्पेशलिस्ट हैं। और हमेशा कोविड की पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लोगों को जागरूक किया है, अभियान चलाया है। मेरे साथ डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर साहब इस वक्त मौजूद हैं। आप निम्स ग्रुप के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे यह है कि जिस तरीके से ये कोविड हमारे देश में आया, पहली लहर हमने देखी, दूसरी लहर हमने देखी, हालात बद से बदतर थे, बहुत मुश्किल हालात थे। चूंकि आप इस पेशे से जुड़े हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में कोविड-19 का एक वेरिएंट पाया गया है, उसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, और उसको मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको B.I.529 नंबर दिया है WHO ने। ये एक बहुत ही इन्फेक्शस टाइप का वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट से भी बहुत गुना ज़्यादा इन्फेक्शस है। एक बहुत ही छोटे समय में दक्षिणी अफ्रीका की बहुत सारी आबादी इससे संक्रमित हो गई, यानी बहुत ज़्यादा तेजी से फैलता है। लेकिन साथ में मेरा कहना यह भी है कि अभी तक ये 30 कंट्रीज में फैल चुका है, भारत में भी ये दस्तक दे चुका है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है, कहना चाहूंगा मैं, कि इससे बहुत ही माइल्ड सिम्टम होते हैं। अभी तक मरीज भर्ती नहीं हो रहे हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, या यहाँ जहाँ जहाँ पाया जा रहा है, और इसमें ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता, जिससे कि और हमारी जो है सेकेंड वेव में बहुत ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था डेल्टा वेरिएंट से, तो समस्याएं पैदा हुई थी। तो मैं कहने का मतलब है कि अगर कोई भी वायरस का वेरिएंट अगर बहुत इन्फेक्शस है, उसका मतलब ये नहीं खतरनाक है वो, मतलब ये बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत कम समय में बहुत लोगों को फैल जाएगा। परंतु हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इसके सिम्टम वेरी माइल्ड हैं, अस्पतालों में भर्तियां नहीं हो रही हैं, लेकिन ये बहुत जल्द है कहना। डॉक्टर साहब, एक चीज हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और समझाइए। जो कोविड-19 चाइना से आया और इस वेरिएंट में जो दक्षिण अफ्रीका से आया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, कोविड-19 का ये एक म्यूटेशन है, वेरिएंट है। कोविड-19 जो शुरुआत में आया था जो है, उसके बाद डेल्टा बना, और डेल्टा के बाद से जो इसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, इसमें डेल्टा से मोर देन 30 म्यूटेशन हो चुके हैं, यानी 30 बार ये म्यूटेट हुआ है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया। अभी इस पर रिसर्च हुई, जो है हमारी स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया ने रिसर्च करी अब यूएस के अंदर। तो ये ऐसा बताया कि ये इतना इन्फेक्शियस क्यों बना। तो कहा क्या कि ये जो है पहले किसी चूहों में गया, जब हमारे पास ये सेकेंड वेव आई, तो सेकेंड वेव से किसी कारण से डेल्टा वेरिएंट से या अल्फा वेरिएंट से चूहे संक्रमित हुए, रोडेंट्स लाइक चूहे, यानी अदर रोडेंट्स हुए, नॉन एनिमल्स हुए। और जब ये नॉन एनिमल्स जब हुए तो उनमें ये मल्टीप्लाई किया, और इसने 30 से ज्यादा म्यूटेशन लिए, और उसके बाद ये रिवर्स जूनोसिस हुआ। रिवर्स जूनोसिस वो कहते हैं कि पहले बीमारी मनुष्य में थी, बच्चों में थी, वो बीमारी एनिमल या रोडेंट्स में गई, रोडेंट्स में म्यूटेशन हुआ, उसके बाद फिर वो वायरस वापस मनुष्यों को इन्फेक्ट करने लगा, इसको रिवर्स जूनोसिस कहते हैं। तो ये रिवर्स जूनोसिस क्या है, जिसको कि अभी स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जो हैं क्रिस्टिन एंडरसन ने प्रूफ किया है कि ये चूहों में ऐसा हुआ है।
दूसरी यूनिवर्सिटी जो है यूएस की टुलेन मेडिकल स्कूल है जो न्यूज और आयरलैंड में है, उन्होंने ये कहा है कि इसमें यह भी हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल ये वायरस किसी ऐसे मनुष्य में रहा जिसकी की इम्यून क्षमता यानी लड़ाई से लड़ने की क्षमता कम हो, या किसी कारण से इस वायरस के घुसने के बाद उस मनुष्य को, मैं बात कर रहा हूं सेकेंड वेव की, जब घुसा तब क्रोनिक बीमारी हो गई हो, उसको सिरोटिक लिवर हो गया हो, या क्रोनिक ऐसी बीमारी हो गई हो, ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो कि जिससे कि उसकी इम्यूनिटी कम होती गई, तो ऐसे मनुष्य में भी ये वायरस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और मल्टीप्लाई करके ये इसके म्यूटेशन जो होते हैं बढ़ते जाते हैं और फिर ये मनुष्य में फैल गया। तो दो तरह की रिसर्च चल रही है, आने वाला समय बताएगा कि मतलब ये कैसे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं से या तो रिवर्स जूनोसिस यानी चूहों से रोडेंट से मल्टीप्लाई करके वापस आया मनुष्य में, या मनुष्य जिसके अंदर था वो क्रोनिकली बीमार हो गया इस वायरस के घुसने के बाद और वायरस इसमें बढ़ता गया, म्यूटेंट होता गया और 30 बार म्यूटेंट करके एक भयंकर रूप में आया जिसमें कि ये इन्फेक्शस बहुत हो गया। लेकिन साथ में अभी तक जहां तक रिपोर्ट आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि भाई ये जो है इन्फेक्शस तो बहुत है लेकिन इसके अभी हमें खतरा, जान का खतरा अभी नहीं लग रहा है और ये बहुत सीरियस बीमारी लेके नहीं आ रहा है, बट बहुत इन्फेक्शस है। डॉक्टर साहब एक चीज और समझाइए कि जिस तरीके से चाइना से चमगादड़ में और दूसरे जानवरों में ये इस तरह के जो कोविड बहुत तेजी से फैला, जो मोमेंट आ रहा है अभी ये इसके अंदर जैसे आपने बताया कि चूहों में फैल रहा है, चूहों में अलग अलग तरीके से अलग अलग वैरायटी से फैल रहा है, जो इंसान साउथ अफ्रीका से इंडिया या दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि एक इंसान अगर उससे इफेक्टेड है वो 5 लोगों को इफेक्टेड कर रहा है। हाँ, क्योंकि अब देखिए ये जो अगर साउथ अफ्रीका से कोई आया और उसको ये ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट से इन्फेक्टेड है तो वो तो वायरस अब घुस गया और जैसे ही वो वायरस खांसी में हवा में उड़ेगा, छींक में जाएगा, तो वो वायरस उसी तरह फैलेगा जैसे कि हमारा कोविड-19 जो कि चाइना से आया था या जैसे भी पहले उत्पन्न हुआ वो फैलता था वैसे फैलेगा, लेकिन इसकी फैलने की क्षमता बहुत गुना ज्यादा है हमारे डेल्टा वायरस से और अल्फा वायरस से, तो बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगा। इसलिए हमारी सरकार, जैसा कि आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि पूरा उपाय कर रही है कि भाई सबकी RT-PCR टेस्ट किए जाएं और सबको क्वारंटीन किया जाए, घर के अंदर रोका जाए। ये सारे हमारे चेक किए जा रहे हैं एयरपोर्ट्स पे और उसका हम लोग पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो इस वक्त न्यूज इंडिया के दर्शक हैं, एज ए डॉक्टर होने के नाते आप इनको क्या एडवाइस करेंगे कि कम से कम जो कोविड की पहली लहर थी, दूसरी लहर थी, जो गलतियां हुई वो तीसरी लहर में ना आए, क्योंकि उसकी आहट से इस वक्त हमारे पास जो वेरिएंट आया उससे लोगों में बड़ी दहशत है। किस तरह का एडवाइस आप करेंगे? देखिए, पहली बात तो पहली मेरी बड़ी साफ मैसेज है कि डरे नहीं, घबराए नहीं, बिल्कुल ही नहीं घबराए, नंबर 1। और नंबर 2, हिंदुस्तान में हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि पहली बात तो ये इन्फेक्शस बहुत है पर गंभीर बीमारी नहीं कर रहा है, और दूसरी बात हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी जो है 100 करोड़ से भी ज्यादा आबादी हमारी वैक्सीनेट हो गई है। अब मैं बात करूंगा कि वैक्सीनेशन से क्या होता है। वैक्सीनेशन से ऐसा हो गया कि हमारे तरह 2 तरह की एंटीबॉडी बनती हैं, एक तो एंटीबॉडी बनती है, एक हमारी सेल होती है, सेलुलर एंटीबॉडी बनती है। तो जो हमारी ह्यूमरल एंटीबॉडी होती है वो तो धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन जो सेलुलर एंटीबॉडी हमारे अंदर बन जाती है वो इस वायरस को, जिनको के लगे हुए कई महीने भी हो गए इस वैक्सीन को लगे हुए, उनके अंदर एक ऐसे सेल हैं जिनके अंदर मेमोरी है, और अगर ये वायरस उसके अंदर जाता भी है तो उसमें माइल्ड उनको फैल तो सकता है, फैलेगा, लेकिन उनको एक क्लिनिकल सिम्टम बहुत कम होंगे, बहुत माइल्ड होंगे। क्यों फैलेगा? जहां के एक और चीज कहना चाहूंगा बड़ा क्लियर, कि जितने वैक्सीन हम लगा रहे हैं, चाहे हमारा कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, अदर हो, उन सब में इस बीमारी को मॉडिफाई करने की क्षमता है। यानी वो वैक्सीन इन्फेक्शस होने को मनुष्य को रोकते नहीं है वैक्सीन लगने के बाद, या उस बीमारी को आदमी फैला भी सकता है, राइट, लेकिन वैक्सीन वाला बीमार जो आदमी जिसको लग चुका होता है, 2 डोज लग चुकी हैं, उस आदमी को ये वैक्सीन उसकी डिजीज को मॉडिफाई कर देगा, यानी उसको बहुत सीरियस नहीं होने देगा। तो ये बिल्कुल ही
ठीक कहा जा रहा है कि जिनको वैक्सीन लग गया उनको अगर ये वायरस अंदर जाएगा तो बॉडी में वैसे भी ये माइल्ड है, लेकिन उनको जिनको वैक्सीन लग गया है तो उनको और भी कम कोई तरीके से जो है उसके सिम्टम और कम होंगे। इसलिए हमारे देश के लोगों को सतर्क रहना है, हमें अलर्ट रहना है, लेकिन कोई पैनिक ही नहीं होना चाहिए, कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, एक चीज और समझना चाहूंगा, जो पहली लहर और दूसरी लहर में बुजुर्ग और नौजवानों की बहुत मौत हुई थी, खासतौर से तीसरी लहर को लेकर बार बार हिंदुस्तान में इस बात का जिक्र हुआ कि बच्चों के ऊपर ये अटैक कर सकता है, बच्चों के ऊपर उसकी वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरह के सवालात हो गए। भले ही हमारा हिंदुस्तान 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन लगा गया, लेकिन अभी भी बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं है। पेरेंट्स के अंदर बच्चों को लेकर बहुत डर है कि हम तो सुरक्षित हो गए, लेकिन बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, एक बहुत इसको मैं अच्छी बात कहूंगा कि अभी जून के महीने में, जून 2021 में एक नेशनल सीरो सर्विलेंस हुआ और बच्चों में हुआ, तो यह पाया गया, उस समय स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, जून की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें यह पाया गया कि 50% से भी ज्यादा जो हमारी चाइल्ड पॉपुलेशन है उनमें सीरो पॉजिटिविटी पाई गई, यानी वो इन्फेक्शन होकर के उनमें निकल चुका है। इसका मतलब हुआ कि बच्चे हमारे इन्फेक्शन फैलाने के ड्राइवर नहीं हैं, बल्कि उनको इन्फेक्शन उनके पेरेंट्स ने, जब ये लॉकडाउन था, जबकि हमारे स्कूल कॉलेज बंद थे, उन्होंने दिया। तो अब सलाह यह है कि बच्चे, बहुत से बच्चे, मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड इज ऑलरेडी सीरो पॉजिटिव, इन्फेक्शन होके निकल चुका है। और जब मैंने कहा इन्फेक्शन होके निकल चुका है, तो बताता था मैं कि सेलुलर इम्यूनिटी बन गई उनके अंदर। तो सेलुलर इम्यूनिटी जब बन जाती है तो वो सेल में मेमोरी आ जाती है, तो अगर ये उनके अंदर गुस्सा भी है तो उनके अंदर बड़ा माइल्ड होके जाएगा। जो मैं कह रहा हूं ये एक प्रिलिमिनरी नॉलेज है, हो सकता है आने वाले समय में हमको अपने विचारों को चेंज करना पड़े, विभिन्न जगह जांच चल रही हैं, लेकिन आज जो सूचनाएं हमको मिल रही हैं, आज जो रिसर्च सामने आ रही हैं, विभिन्न कंट्रीज सामने आ रही हैं, उनमें यही कहा रहा है कि कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसलिए बच्चों में कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन हां, हमें बच्चों का बचाव करना है। बच्चों का बचाव कैसे होगा? नंबर एक, जो स्कूल हमारे खुल चुके हैं, कॉलेज खुल चुके हैं, जो कि बच्चों के संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो घर पे, या स्कूल के टीचर हो, या स्कूल का स्टाफ हो, उसको फुल्ली वैक्सीनेटेड कराएं। और जो हमारे एडोलेसेंस हैं, यानी जो बच्चे 12 साल से बड़े हैं, 18 साल से बड़े हैं, एडोलेसेंस बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेट करें। हमारे छोटे बच्चों में अभी वैक्सीन लगवाना का ऐसा हमारा कोई अभी कानून नहीं बना, ऐसा गाइडलाइंस नहीं आई, लेकिन उनमें भी चूंकि सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप हमारी फर्स्ट वेव को ले लें या सेकंड वेव को ले लें, उसमें भी सेकंड वेव बड़ी खतरनाक थी, लेकिन बच्चे उसमें बहुत कम प्रभावित हुए। ज्यादा उसने जो एडल्ट लिए वो 20-25 साल के एडल्ट तो गए, लेकिन छोटे बच्चे इन्वॉल्व नहीं हुए। तो मैं कहना चाहूंगा किसी तरीके से उनकी प्रतिरोधक क्षमता इससे लड़ने की है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और अभी जब तक कि हमारे पास कोई भी पैनिक ही नहीं हो, जब तक हमारी सरकार बच्चों में लगाने का, टीका लगाने का ऑर्डर नहीं करती है, हमारे विशेषज्ञ ऑर्डर नहीं पैदा करते हैं, तब तक घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप बच्चों के संपर्क में आने वाले लोग, स्कूल में पढ़ाने वाले लोग, स्कूल के टीचर, स्कूल में कार्य करने के लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट करें, तो हमारे बच्चे पूर्ण सुरक्षित हैं। बिल्कुल। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो न्यूज इंडिया के दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर साहब भारत के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बहुत लंबे समय से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के बारे में बहुत मामूली और बहुत गहराई से जानकारी देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब, चूंकि लंबे वक्त से आप बच्चों के लिए काम करते रहे हैं, तमाम लोगों के लिए आपने काम किया है, जो पेरेंट्स के अंदर डर था बच्चों को लेकर कि यार कोविड है, हमारे अंदर हो रहा है, बच्चों को दूर रख दिया गया, और जिस तरीके से आपने कहा कि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत होती है, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको देना चाहूंगा कि एक वर्ड है वर्ल्ड वैक्सीनेशन। वर्ल्ड वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि हम जो मास्क है उसको बोलते हैं कि वर्ल्ड वैक्सीनेशन, यानी सारे बच्चे जो हमारे स्कूल जाते हैं या कहीं भी हैं उनको मास्क लगाएं। और दूसरा, कोविड एप्रोप्रिएट तरीका, यानी कोविड से जो बचाव का तरीका है, यानी वही मास्क, डिस्टेंसिंग,
क्राउडिंग नहीं रखें और हैंड वॉशिंग रखें, ये टेक्निक अपनाएं तो मैं समझता हूं डरने की कोई बात नहीं है। और पेरेंट्स खुद वैक्सीन लगवाएं, अपनी सारी डोज पूरी करें, टीचर को डोज पूरी करवाएं, जो अदर हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं स्कूल उनको पूरा कराएं, और बच्चों को सिर्फ जो कि वर्ड वैक्सीनेशन कहलाता है, जिसको कि हम अनदर वर्ड्स में कहते हैं कि मास्क, उसको लगा के भेजें। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बच्चों में डरने की बात है। एक बार फिर से हम ओमिक्रॉन का जिक्र कर लेते हैं। ओमिक्रॉन के जो कई केसेस हिंदुस्तान में मिल रहे हैं, बेंगलोर में मिले हैं, महाराष्ट्र में मिले हैं, दिल्ली में भी आए हैं, क्या इनका असर बच्चों पर भी पड़ सकता है? जैसा कि मैं बता चुका कि अगर किसी भी पॉपुलेशन की 70% आबादी अगर सीरो पॉजिटिव हो जाती है तो वो करीब करीब वो उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। बच्चों में जून के महीने में जब कॉलेज बंद थे तब हमारे नेशनल हमारा सर्वे हुआ, हमारी कंट्री किया, उसमें मोर देन 50% बच्चे, छोटे बच्चों से लेकर एडोलेसेंस तक सीरो पॉजिटिव पाए गए। यानी उन्होंने घर में से इन्फेक्शन लिया या अपने साथियों से लिया या पेरेंट्स से लिया या कहीं और जिसके क्लोज आए लिया, और सीरो पॉजिटिव का मतलब होता है उनके अंदर वायरस गया और उन्होंने उससे लड़ने की क्षमता पैदा कर ली। इसलिए कोई समस्या की बात नहीं है। हमको सिर्फ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है, बच्चों को मास्क लगा के भेजें, और बाकी जो उनको लोग एडल्ट संपर्क में आते हैं, एडोलेसेंस बच्चे हमारे हैं, उनको वैक्सीनेट करें। ये हमारी सलाह है उनको। और एक चीज और डॉक्टर साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि कोरोना की पहली लहर में, दूसरी लहर में आपने बहुत अभियान चलाए, बहुत कैंप किए, बहुत लोगों को एडवाइस की, जो यहां पर मरीज आते थे, जो आपको फीडबैक मिलता था स्टाफ के जरिए, वो किस तरह के ज्यादा मरीज आते थे? देखिए, फर्स्ट लहर और सेकेंड लहर में बहुत फर्क था। फर्स्ट लहर में तो ज्यादातर लोग जो थे वो ओल्ड एज के थे, 60 प्लस, 50 प्लस या मोर देन 60 प्लस के लोगों ने इन्फेक्टेड हुए और उनको ऑक्सीजन कम हुआ, उनको हम बचा नहीं पाए और बहुत से लोग खत्म हो गए। लेकिन डेल्टा वेरिएंट सेकेंड वेव में आया, वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस था, उसने उनको तो अफेक्ट किया ही, लेकिन 25 साल से 30 साल से 40 साल के यंग को भी अफेक्टेड डाला, बड़ा सीरियस था। लंग्स में सीवियर ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हुई और उसके होने की वजह से लंग्स खराब हुए। जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसको हम लोग बचाना मुश्किल हो जाता है। उसमें हमारी और भी कई समस्याएं रही, सभी लोग जानते हैं, एकदम बीमारी बढ़ गई, कुछ ऑक्सीजन कहीं कम पड़ी, कुछ ऐसी बातें हुई। हमारे डॉक्टरों ने, हमारे देश के नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया, हम लोग इससे लड़ के निकले तो सेकेंड वेव को हमने जीत लिया। ठीक है, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन वो जो आपका क्वेश्चन है कि ये सेकेंड वेव में यंग एडल्ट भी प्रभावित हुए, फर्स्ट वेव में नहीं था। थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, अभी तक जो डाटा मिले हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, मतलब बहुत ज्यादा फैल रहा है, इन्फेक्शस है, यानी मल्टीप्लाई कर रहा है, फैल रहा है, लेकिन इसमें अभी सिम्टम माइल्ड है। तो इसको बचने का उपाय क्या है? एक तो है कि जितना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है हमारे एडल्ट्स के अंदर, उसको फास्ट बढ़ाएं, कोविड एप्रोप्रिएट हमारे जो गाइडलाइंस हैं उसको माने, डिस्टेंसिंग माने, भीड़ इकट्ठी नहीं करें, मास्क लगाएं, अपने हाथ धोएं, ये कोविड एप्रोप्रिएट जो हमारी गाइडलाइंस हैं उनको माने। इन सबको अगर हम करते रहेंगे तो कभी भी हमारे को ये थर्ड वेव में और तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे हर अस्पतालों ने, हमारे देश के अस्पतालों ने, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने, हमारे आदरणीय ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग करके हमारे देश को सब तैयारी पूरी कर दी है। तो मैं नहीं समझता कि इस अगर थर्ड वेव आई भी तो हम उससे अच्छी तरह निपट लेंगे, ऐसा कोई भयंकर परिणाम नहीं आएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से पिछली बार हमारे देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी रही, उसके बाद सरकार भी जागरूक हुई, प्राइवेट सेक्टर भी जागरूक हुए, बहुत सारे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगे। मुझे लगता है कि सरकार ने भी और आम लोगों ने भी पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की बहुत ज्यादा तैयारी कर रखी है। अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य, अलग अलग सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, वो भी तैयार हो गई। लेकिन एज ए प्राइवेट हॉस्पिटल आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? किस तरीके से अगर तीसरी लहर आती है, ओमिक्रॉन का कहर अगर यहां बढ़ता है, तो आप लोग किस तरीके से उसको कंट्रोल करेंगे? देखिए, अभी तो इसमें ऑक्सीजन की कमी इस वाले वेरिएंट से नहीं हो रही है, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे सेकेंड वेव के बाद से आज तक में हमारी सरकार ने इतना ज्यादा काम किया, हमारी भारत सरकार ने इतना काम किया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी काम किया,
और अस्पतालों ने इतना काम किया कि उनके पास इस समय ऑक्सीजन को पैदा करने की, हवा से ऑक्सीजन बनाने की क्षमता बढ़ गई है। यानी अगर ऑक्सीजन सिलेंडर कम होते हैं तो भी हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड प्लांट लग गए हैं। हर अस्पताल ने बड़े बड़े प्लांट लगा दिए हैं और इतनी ज्यादा क्षमता पैदा करती है अपने अंदर कि हम लड़ाई के लिए अगर कोई बात आती है तो हम पूर्ण तैयार हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो जाएंगे लेकिन हर अस्पताल के पास, बड़े अस्पतालों के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, उसकी मशीन लगी हुई हैं, तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे ही है, कोई ऐसी चीज है जो पहली लहर, दूसरी लहर या तीसरी लहर जो आ रही है, इससे मुतालिक कुछ हमारे दर्शकों को एडवाइस या कुछ सलाह देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जो ओमिक्रॉन है इसका जो डायग्नोसिस है वो जो है ओमिक्रॉन का डायग्नोसिस होता है जीनोनिम सीक्वेंसिंग से होता है। लेकिन जीनोनिम सीक्वेंसिंग जो है, बड़ा अच्छा मैसेज आपको दे रहा हूं कि जीनोनिम सीक्वेंस जो है हमारे बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में होता है इंडिया के अंदर। एक अभी जो स्टडी आई है, विदेशों ने जो किया है, जो विदेश में क्या किया है, हमारे RT-PCR लैब भारत सरकार की गाइडलाइंस की तरह से RT-PCR लैब हर मेडिकल कॉलेज में, हर बड़े अस्पतालों में, हर जगह प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत खुले हुए हैं। तो इसको डायग्नोस करने का एक तरीका जो निकाला गया है विदेशों में, हमारी सरकार ने भी सबको माना हुआ है, वो ये होता है कि जब हम RT-PCR करते हैं, इसे डायग्नोस करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो कि आपका स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, उसमें एक तो होता है स्पाइक जीन, उसको कहते हैं S जीन, दूसरा होता है इन्वोलप्ड जीन E जीन, एंड थर्ड होता है न्यूक्लियोकैप्सिड N जीन। तो ये सारे जीन जब होते हैं तब हम कहते हैं कोविड पॉजिटिव हो गया। अब आप वही RT-PCR लैब अगर डायग्नोस करती है तो उसके पास अगर E जीन्स आ रहा है, N जीन्स आ रहा है और S जीन नहीं आ रहा है उसके अंदर, उसको बोलते हैं S जीन ड्रॉप आउट, तो तुरंत समझ लीजिए कि मतलब ये जो है आपका ओमिक्रॉन आ गया। भले ही उसके सैंपल को दोबारा हम भेज रहे हैं जाकर के जीनोनिम सीक्वेंसिंग के लिए अपनी एडवांस लैब के अंदर, पर तब तक आप वो मरीज आपका समझ लीजिए, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है हमारे इसका RT-PCR का, तो इससे पब्लिक को अवेयर होना चाहिए। हमारी डोज की जरूरत है। ये हमने बताया कि ये हमारे RT-PCR जो कि जिनके पास जीनोनिम सीक्वेंस की सुविधा नहीं है, वो अगर उनके पास S स्पाइक जीन एब्सेंट हो रहा है और E जीन और N जीन प्रेजेंट है उस टेस्ट के अंदर, तो ये मान के चलिए कि वो ओमिक्रॉन है। भले ही उस सैंपल को आप भेज रहे हैं जीनोनिम सीक्वेंसिंग के लिए, तब तक के लिए आप कैप्चर करें ये हमारा ओमिक्रॉन का आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने जो बूस्टर डोज की बात करी, देखिए बूस्टर डोज मेरा, चूंकि सरकार का अभी इस पर कोई कमेंट नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय है कि बूस्टर डोज होनी चाहिए। और यहां मैं दो बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो बूस्टर डोज में उन लोगों को चुनना चाहिए जो कि मोर देन 45 हो गए, पहले उनको लगाएं, वो सबसे, क्योंकि खतरे की घंटी है उनके पास। उसके बाद सरकार जो है 45 से पहले वालों को दे दे, राइट। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगा कि अभी स्टडी निकली है कि जो कोवैक्सीन है, मैं किसी पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, पर मैं कहना चाहता हूं कि कोवैक्सीन जो है हमारी डेड वैक्सीन है। तो डेड वैक्सीन जब बॉडी में लगाते हैं तो उससे जो होती है सेलुलर इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। जब सेलुलर इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है तो सब मैंने बताया था पहले आपको, सेलुलर इम्यूनिटी बढ़ने से उस बॉडी में जो होती है एक मेमोरी होती है। तो उस मेमोरी से तो क्या होता है कि वो आदमी में वायरस जाएगा नया वाला, तो फटाक से उसको कैच करने की क्षमता रखेगा, उसको रोक लेगा अपने अंदर। तो अब ये यहां मैंने ये बात क्यों कही, अगर डेड वैक्सीन कोई सा भी हो, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोई अदर हो, तो उसको लगाना चाहिए। तो हम ये कहना चाहेंगे क्रॉस वैक्सीन करिए। अगर किसी को कोवैक्सीन लगा है तो कोविशील्ड लगाए हैं हम बूस्टर में, कोविशील्ड लगा है तो हम कोवैक्सीन की डोज दें। जैसा कि हमारे विदेश अमेरिका में ऐसा हो रहा है कि जो बूस्टर डोज है वो डिफरेंट दी जा रही है। ये मेरा एक मैसेज है, ये मेरा पर्सनल राय है। सरकार जब हमको गाइडलाइंस देगी, हमें चीजों को देगी, हम उसको पालन करेंगे। लेकिन बीइंग ए साइंटिस्ट, बीइंग ए डॉक्टर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि जो कि विदेशों की रिपोर्ट के अनुसार आधारित है, हमको बूस्टर डोज होनी चाहिए। अगर हम लोग, सरकार आज्ञा देगी, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे ही आज्ञा मिलेगी हम लोग देने को तैयार हैं, पर विदेशों में ये दी जा रही है। और आई रिकमेंड कि ये देने से हमारी इस चीजों को रोकने की क्षमता बढ़ेगी। बहुत अच्छी एडवाइस की है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर BS तोमर साहब। आप सुन रहे थे, आप हार्वर्ड से MBBS किया है, टॉपर हैं वहां से,
यूनिवर्सिटी को टॉप किया है और लंबे वक्त से भारत के मशहूर बच्चों के डॉक्टर हैं। कोविड काल के दौरान बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है, अवेयरनेस से कैंपेन से लेकर तमाम तरह के जो यहाँ पर मरीज थे उनके देखने के लिए पूरी डॉक्टर्स की टीम रात दिन यहाँ पर काम करती थी। और जो पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, मुझे लगता है कि जितने परिवार इस वक्त न्यूज इंडिया को देख रहे हैं, जिनके जहन में सवाल थे बच्चों से लेकर ओमिक्रॉन से लेकर या कोविड के अलग अलग जो वेरिएंट हमारे हिंदुस्तान में आ रहे हैं, उससे बचने का सबसे बड़ा जो उपाय बताया है कि 2 गज की दूरी, मास्क बेहद जरूरी और आप कोविड के नियमों का पालन कीजिए, वैक्सीनेशन कीजिए, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।